हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा 2022 कक्षा 12वीं जीव विज्ञान का ये बायोलॉजी का पेपर है। और किसी भी बोर्ड पेपर को देने के पहले पेपर ज़रूर सॉल्व करना चाहिए, पैटर्न देखना चाहिए किस तरह का प्रश्न आता है और कैसे हमको आंसर लिखना होता है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम इसके प्रश्नोत्तर कैसे कैसे एग्ज़ाम में आते हैं और कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पहला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पौधों का जीवन खाली स्थान प्रायः जंतुओं की अपेक्षा अधिक होता है। तो यहाँ जीवन काल लिख सकते हैं या जीवन की अवधि लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं काल भर देता हूँ या अवधि भर सकते हैं। इसके बाद मनुष्य में वृषण, तो ये वृषण कोश में स्थित होते हैं। तो यहाँ पर खाली स्थान में भरा जाएगा वृषण कोश। इसके बाद है, आनुवंशिकी के जनक हैं। तो बहुत पहले से आप जानते हैं, ये हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। ये इसके क्या कहला जाएंगे, जनक कहला जाएंगे। इसके बाद ये हैं, यहाँ पर फील पाँव रोग खाली स्थान के संक्रमण से होता है। तो ये होता है वुचेरिया। इसको अच्छे से देखिएगा, ये है वुचेरिया, ये चा लिखा हुआ है, थोड़ा सा बदला है। और ब्रंकफ्टी, ब्रंकफ्टी ये आधा फा है। इस तरह से फील पाँव रोग का जो संक्रमण होता है वो किससे होता है, वुचेरिया ब्रंकाप्टी नामक से होता है। फिर है यहाँ पर, पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक खालिस्तान नामक कवक से बनाया जाता है। तो इसका नाम यही होता है, ये जो लिखा है पेनिसिलिन। पहले तो पेनिसिलिन ही लिख देना है, पेनिसिलिन, और आगे हम जोड़ देंगे नोटेटम। तो यहाँ हो जाएगा नोटेटम। इस तरह से यहाँ पर इसका प्रतिजैविक इससे कवक से बनता है। फिर स्टेम सेल है। तो स्टेम सेल खालिस्तान जैविक कोशिकाएं होती हैं। तो ये होती हैं अविभेदित। ये कोशिकाएं कैसी होती हैं, अविभेदित कोशिकाएं होती हैं। इसके बाद है इंटरफेरॉन खालिस्तान समूह होते हैं। ये किसके समूह होते हैं, प्रोटीन के छोटे समूह होते हैं। इस तरह से इसके खालिस्तान को भरना है। फिर इसका दूसरा प्रश्न है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। किसी एक ऐसे जीव का नाम लिखिए जो अमर हो। देखो इस धरती पर अमर जीव भी है, और ये कौन है, अमीबा। इसके बाद एयूजी कौन सा कोडान है, तो ये एक तरह का आरंभक कोडान है। यहाँ पर क्या भरा जाएगा, आरंभक कोडान। यहाँ भा है ये, इसके बाद यहाँ पर कोडान लिख देंगे। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। फिर है, एक महत्वपूर्ण जैव कीटनाशक का नाम लिखिए। तो कोई भी ऐसा नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बेसिलस यूरोजेनेसिस। ये है यूरोजेनेसिस। ये इस तरह से ये जीव का नाम है। फिर बायोगैस का मुख्य घटक है। तो ये क्या होता है, मीथेन। इसका मुख्य घटक क्या है, मीथेन। फिर ये है, जीव संख्या वृद्धि में किस प्रकार के वक्र प्राप्त होते हैं। तो जे प्रकार का और एस प्रकार का इसमें वक्र प्राप्त होता है। फिर वन तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है। इसका पिरामिड हमको सीधा प्राप्त होता है, तो यहाँ सीधा भरेंगे। फिर है, ऊर्जा प्रवाह के प्रत्येक स्तर पर कितने प्रतिशत ऊर्जा का ह्रास होता है। तो ये 10% ऊर्जा का ह्रास होता है। अब यहाँ तीसरा प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। निम्नलिखित में किसके द्वारा जीवन की निरंतरता बनी रहती है। तो ये क्रिया कहलाती है प्रजनन। फिर यहाँ पर है, आवृत्त बीजियों में भ्रूण पोष होता है। तो ये होता है त्रिगुणित। फिर है, हीमोफीलिया रोग होता है। तो जो हीमोफीलिया रोग होता है वह एक्स संलग्न जीन के कारण होता है। फिर है, डीएनए अंगुली छाप फिंगरप्रिंट का सर्वप्रथम किसने विकास किया था, उस वैज्ञानिक का नाम बताना है। तो ये सी नंबर है, एलेक्स जेफरी। फिर है, आंकोजीन की सक्रियता से होने वाला रोग होता है। तो जिसमें भी आंको शब्द आ जाए ये समझ लेना है कि वो कैंसर से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर ये हो गया कैंसर। इसके बाद यह है,
अगला, पुनर्संयोजी डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पादित प्रथम मानव हार्मोन था, तो ये होता है इंसुलिन। फिर है, निम्न में से कौन सा जीव जीवन में केवल एक बार लैंगिक जनन करता है, तो ये है यूकेलिप्टस का पौधा। अब इसके बाद हम सही जोड़ी मिलाएंगे, तो इसमें लिखा है मुकुलन। तो जो मुकुलन की क्रिया होती है वो हाइड्रा में होती है, इस तरह से यहाँ करेंगे। फिर है वैसेक्टॉमी। तो वैसेक्टॉमी जो होता है ये पुरुष का वंधीकरण होता है, यहाँ पर ये कहलाएगा। फिर है रंग वर्णनांधता। तो ये एक लिंग संलग्न रोग है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन इससे मिलाएंगे। फिर है एंट अमीबा हिस्टोलिका। तो इससे एक बीमारी होती है एमीबिएसिस, तो ये कहला गया। फिर है इंटरफेरान। तो इंटरफेरान जो होता है एक तरह का प्रतिरोगाणु पदार्थ होता है। फिर है जीन चिकित्सा। तो जीन चिकित्सा जो होती है वो आनुवांशिक विकार को ठीक करने के लिए होती है। फिर पारजीनी जंतु। तो पारजीनी जंतु को हम क्या बोलते हैं? पारजीन बोलते हैं। इस तरह से इनकी जोड़ी मिलाना है। अब यहाँ पांचवें प्रश्न को देखिए, सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं? पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है? अथवा वाला प्रश्न देखिए, पराकण भित्ति की रचना में टेपिटम की भूमिका की व्याख्या कीजिए। चलिए इसके मॉडल आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं आभासी फल। पौधों में बीजांड परिपक्व होकर बीज का निर्माण तथा अंडाशय फल का निर्माण करता है। कुछ प्रजाति के पौधे जैसे सेब, स्ट्रॉबेरी, अखरोट आदि में फल का निर्माण पुष्पासन के द्वारा होता है। इस प्रकार के फलों को आभासी फल कहते हैं। अब टेपिटम के बारे में देखते हैं। लघु बीजाणुधानी पुष्प का नर जननांग होता है। यह चार भित्तियों से बनी होती है: एपिडर्मिस, एंडोथिएसिस, मध्यवर्त और टेपिटम। टेपिटम पराग कोश के स्फिटन में मदद करता है, जिसे परागकण मुक्त होता है। यह विकसित होकर के परागकण के पोषण का कार्य करता है। तो आप इतना भी लिख देंगे इस साइड का, तब भी ये ठीक है। अब यहाँ पर छठवां प्रश्न है, गिफ्ट का पूरा नाम लिखिए। तो ये होता है गैमेट। इसके बाद क्या? इंट्रा। आई से इंट्रा हो गया। फिर ये हो गया फैलोपियन। ये क्या हो जाएगा? फैलोपियन। और इसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे? ट्रांसफर। इसके बाद यहाँ पर दूसरा अथवा का प्रश्न है, जिप्ट का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पर जिप्ट की जगह सिर्फ जाइगोट लिखना है ये, और बाकी ये सारी चीज़ों को इसी तरह से उतार देना है। तो ये जिप्ट का पूरा नाम होता है। आप हिंदी से भी इसको लिख सकते हैं, जैसे हिंदी से गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, इस तरह से। और ये जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। अब यहाँ सातवें प्रश्न को देखते हैं, एमनियोसेंटेसिस को परिभाषित करिए। अथवा का प्रश्न है, टेस्ट ट्यूब बेबी को परिभाषित करिए। तो देखिए, एमनियोसेंटेसिस वह क्रिया होती है जिसमें माँ के गर्भ में पल रहे भ्रूण की कोशिकाओं का विश्लेषण किया जाता है। भ्रूण में किसी प्रकार की आनुवांशिक विकार जैसे डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया आदि की उपस्थिति का पता लगाकर उसको दूर किया जा सकता है। तो ये प्रक्रिया एमनियोसिंटेसिस कहलाती है। अब दूसरा भाग है टेस्ट ट्यूब बेबी। जब किन्हीं कारणों से नर एवं मादा में कोई विकृति उत्पन्न हो जाती है, तो प्रयोगशाला में चिकित्सक के द्वारा नर युग्मक और मादा युग्मक ट्यूब में संयोजन कराया जाता है। मादा युग्मक का यहाँ का जोड़ देना, ट्यूब में संयोजन किया कराया जाता है। और 8 ब्लास्टोमियर तक फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित किया जाता है। एवं भ्रूण में 8 ब्लास्टोमियर से अधिक कोशिका होने पर गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो इससे जो बच्चा उत्पन्न होता है उसे टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है, इस प्रक्रिया को। देखिए प्रश्न है, उत्परिवर्तन किसे कहते हैं? और इसी का अथवा प्रश्न है, सहलग्नता को परिभाषित कीजिए। अब देखिए आठवां प्रश्न है, उत्परिवर्तन।
वह क्रिया है जो डीएनए अनुक्रम में बदलाव ला देती है। इसके परिणाम स्वरूप जीव के जीनोटाइप और फिनोटाइप में परिवर्तन आ जाता है। पुनर्योजन के अतिरिक्त उत्परिवर्तन एक दूसरी क्रिया है जो डीएनए में विविधता लाती है। इसके द्वारा डीएनए खंड का घटना, बढ़ना या क्रोमोसोम में बदलाव हो जाते हैं। अब सहलग्नता की बात करते हैं। एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीन सहलग्न जीन तथा उसके एक साथ वंशागत होने की घटना को सहलग्नता कहते हैं। मॉर्गन ने देखा कि जीन जोड़ी एक ही गुणसूत्र में स्थित होते हैं। जनकी जीन संयोजनों का अनुपात अजनकी प्रकार से काफी ऊंचा रहता है। इस तरह से आपको सहलग्नता लिखना है। अब इसमें प्रश्न है, प्रभाविता और अप्रभाविता में दो अंतर लिखिए। अथवा का प्रश्न है, जीनोटाइप व फिनोटाइप में दो अंतर लिखिए। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं प्रभाविता और अप्रभाविता में अंतर। वह एलील जो विषम युग्मजी अवस्था में अभिव्यक्त हो जाता है, प्रभावी एलील तथा यह घटना प्रभाविता कहलाती है। विषम युग्मजी अवस्था में अभिव्यक्त न होने वाले एलील अप्रभावी तथा उसके प्रकट न होना अप्रभाविता कहलाता है। दूसरा है, प्रभाविता का कारण एलील पूर्ण रूप से कार्यशील एंजाइम बनाता है। जीन में हुए किसी बदलाव के कारण अकार्यशील एंजाइम का निर्माण होता है। तो इस तरह से प्रभाविता अप्रभाविता में अंतर है। इसके अलावा कोई दो भी अंतर आप लिख सकते हैं, 2 अंक का है। फिर इसमें देखिए जीनोटाइप और फिनोटाइप में अंतर। किसी जीव का आनुवांशिक संगठन उसके जीनोटाइप कहलाता है, जैसे टीटी। यह जीवों के बाहरी लक्षण को प्रदर्शित करता है, जैसे लंबा बौना। जीनोटाइप जीव की जीवन अवधि समान बनी रहती है। जीनोटाइप जीव के जीवन अवधि में समान बनी रहती है। और जो फिनोटाइप है पर्यावरण और समय के साथ प्रभावित होता रहता है। इस तरह के कोई दो अंतर आप इसमें लिख सकते हैं। अब यहाँ 10वां प्रश्न है, दो प्रतिजैविकों के नाम लिखिए। अथवा का प्रश्न है, एड्स और एचआईवी का पूरा नाम लिखिए। तो देखिए 10वां प्रश्न ये है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, डेवसिन, इरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, रिफेम्पिसिन, तो इस या पेनिसिलिन, इस तरह के जो प्रतिजैविक हैं, कोई भी दो नाम जो आपको अच्छे से स्पेलिंग सहित आते हों उनको आपको लिखना है। फिर था प्रश्न, अथवा का एड्स का पूरा नाम तो चाहे अंग्रेजी में लिख दें, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, या हिंदी में है उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण। यदि आप चाहें तो इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, माने हिंदी का शब्द बना करके, तब भी सही है। फिर एचआईवी की बात करते हैं तो यह है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इस तरह से आप इसको लिखेंगे। अब प्रश्न है, एलर्जी क्या है। अथवा प्रश्न है, औषधि व्यसन क्या है। तो देखिए सबसे पहले एलर्जी समझते हैं। पर्यावरण में मौजूद कुछ प्रतिजनों के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र की अतिरंजित अनुक्रिया को एलर्जी कहते हैं। इसके कुछ चीज़ें और भी लिख सकते हैं, बाकी इतना पर्याप्त है। ऐसे पदार्थ जिनके प्रति ऐसे प्रतिरक्षित अनुक्रिया होती है तो इन्हें एलर्जन कहते हैं। पदार्थों का नाम क्या है, एलर्जन। इसके प्रति बनने वाले प्रतिरक्षिया आईजीई प्रकार के होते हैं। उदाहरण, धूल में चिचड़ी, परागकण, प्राणी लघुशल्क, डेंडर आदि जो हैं, ये सभी एलर्जन होते हैं। इसके बाद अथवा का प्रश्न है, औषधि व्यसन क्या है, उसको समझते हैं। कुछ औषधि व अल्कोहल के कुछ प्रभावों के प्रति लगाव औषधि व्यसन कहलाता है। इसमें तांत्रिक पेशी के क्रियाओं पर नियंत्रण में कमी, समन्वय में कमी आने लगती है। ड्रग और अल्कोहल का उपयोग विशेष रूप से नवयुवकों में बढ़ रहा है, जो चिंता का विषय है। ये लाइन ऑप्शनल है, आप चाहें तो लिखें या न लिखें, जरूरी नहीं। अब यहाँ 12वां प्रश्न देखते हैं, जीएमओ किसे कहते हैं। अथवा का प्रश्न है, गोल्डन राइस क्या है। तो देखिए जीएमओ, इसका फुल फॉर्म है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो जीएमओ संकर से भिन्न है, क्योंकि संकर में पूरे जीनोम का ही क्रॉस होता है,
जबकि जीएमओ में एक जीव में केवल कुंधक वांछित विजातीय जीन होता है। तो यहाँ पर देखिए, आनुवंशिक इंजीनियरिंग और जैव प्रौद्योगिकी के तहत जंतु एवं वनस्पतियों में प्रयोग करके अधिक से अधिक उत्पादन बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से ये जीएमओ के बारे में लिखना है। इसके बाद यहाँ पर है गोल्डन राइस। आप इसके अलावा भी लिख सकते हैं, उसका भाव यही होना चाहिए बस। अब यहाँ पर गोल्डन राइस क्या है? यह धान की एक किस्म है जिसके दोनों में प्रचुर मात्रा में बीटा कैरोटीन जिसके दानों में बीटा कैरोटीन उपस्थित होता है। खाद्य पदार्थों के पोषणिक स्तर में वृद्धि का उदाहरण है। इसमें विटामिन ए समृद्ध धान की प्रजाति है जो कि जीएमओ से उत्पन्न हुई है या बनाई गई है। फिर देखिए अगला प्रश्न 13वां है, शुक्राणु जनन व अंडाणु जनन में 3 अंतर लिखिए। अथवा का प्रश्न है, शुक्राणु अथवा अंडाणु का नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ पर देखिए शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन। इस क्रिया द्वारा वृषण से स्पर्मेटोजो या शुक्राणु का निर्माण होता है। इस क्रिया में अंडाशय से अंडाणु का निर्माण होता है। इस क्रिया में वृषण की जर्मिनल इपिथेलियम कोशिकाओं के परिपक्वन से प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। अंडाशय की जर्मिनल इपिथेलियम की कोशिकाओं द्वारा प्राथमिक oocyte बनता है। शुक्राणु में पीतक नहीं पाया जाता है। अंडाणु में पीतक पाया जाता है। शुक्राणु अधिक संख्या में बनते हैं, अंडाणु कम संख्या में बनते हैं। ऐसे कोई भी 3 अंतर आप सही सही लिखेंगे तो 3 अंक मिलेगा। अथवा का प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर शुक्राणु की संरचना है। तो ये चित्र तो आसान है, इस तरह से आपको ये चित्र बनाना है, ये आपको बन ही जाएगा। इस तरह से ये चित्र बनाने की कोशिश करना है। थोड़ा सा भाग इधर का, फिर यहाँ पर ये पूँछ वाला भाग होता है, इसको कितना बड़ा सीधा कैसे बना सकते हैं। यहाँ दर्शाना भी, ये मध्य भाग हो गया, ये शीर्ष हो गया और ये सूत्र हो गया, ये अंत भाग हो गया। यहाँ पर जीव द्रव्य कला लिख देना है। यहाँ पर सबसे ऊपर वाला भाग एक्रोसोम कहलाता है, अग्रपिंडक भी कहते हैं। और बीच में यहाँ पर केंद्र युक्त गुणसूत्री पदार्थ भरा है। ये वाला जो है ग्रीवा कहला गया। और ये पीछे का पुच्छ या सूत्रकणिका यहाँ बीच में लिखेंगे और ये पुच्छ कहला गया, टेल कहला गया। इस तरह से आपको ये शुक्राणु की संरचना बनाना है। अथवा अंडाणु की संरचना भी सरल ही है, इस तरह से आपको देखना है। तो ये 2 गोले गोले बनाना है। इसके बाद ये बिंदी बिंदी कुछ कोशिकाओं का यहाँ पर हमको बताना है। ये स्पर्म वगैरह बना सकते हैं कि ये स्पर्म यहाँ पर आ रहे हैं। ये सेल्स का कोरोना या बाहर का भाग रेडिएटा कहला गया। ये जोना पेलुसिडा कहला गया। और ये पेरीविल्ट्राइन स्पेस कहला गया। इस तरह से आपको यहाँ पर नामांकित चित्र तैयार करना है। अब देखिए अगला प्रश्न है, अनुलेखन की परिभाषा लिखिए। अथवा प्रश्न है, दात्र कोशिका अरक्तता को परिभाषित कीजिए। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं अनुलेखन क्या है, ट्रांसक्रिप्शन इसको बोलते हैं। डीएनए की एक रज्जुक से आनुवांशिक सूचनाओं को आरएनए में प्रतिलिपिकरण करने की प्रक्रिया को अनुलेखन कहते हैं। यहाँ भी पूरकता का सिद्धांत अनुलेखन प्रक्रम को नियंत्रित करता है, जिसमें एडिनोसिन थाइमिन की जगह पर यूरेसिल के साथ क्षार युग्म बनता है। अनुलेखन इकाई की मुख्यतः 3 भाग होते हैं। एक होता है उन्नायक या प्रमोटर, फिर है संरचनात्मक जीन स्ट्रक्चरल जीन, फिर होता है समापरक टर्मिनेटर जीन्स जो समापन करता है। तो इस तरह से यहाँ पर अनुलेखन की प्रक्रिया को बताना है। अब देखिए दात्र कोशिका अरक्तता, जिसको सिकल सेल एनीमिया कहते हैं, ये क्या है? यह एक प्रकार की आनुवांशिक बीमारी होती है जिसमें लाल रुधिर कणिकाएं हंसियाकार हो जाती हैं, जिससे रुधिर का बहाव रुकने लगता है और व्यक्ति अनीमिया से पीड़ित हो जाता है। यह जनकों से संतति में तभी प्रवेश करता है जब दोनों जनक जीन के वाहक होते हैं। विषम युग्मजी इस रोग का नियंत्रण अलील का एकल जोड़ा HbA और HbS करता है। रोग का लक्षण 3 संभव जीनोटाइप में से केवल HbS वाले समयुग्मजी व्यक्तियों द्वारा प्रदर्शित होता है। विषम युग्मी HbA HbS व्यक्ति रोग मुक्त होते हैं,
परंतु ये रोग का वाहक होते हैं, जिससे संतानों में दात्र कोशिका अरक्तता के लक्षण होने की संभावना हो जाती है। अब यहाँ प्रश्न है, प्रतिजन के 3 लक्षण लिखिए, अथवा क देखिए प्रतिजैविक के 3 लक्षण लिखिए। तो सबसे पहले देखते हैं प्रतिजन एंटीजन के 3 लक्षण। यह पदार्थ जो प्रतिरक्षा तंत्र को एंटीबॉडीज के उत्पादन हेतु प्रेरित करता है, एंटीजन कहलाता है। एंटीजन बड़े आकार के जटिल अणु होते हैं जो अधिकतर प्रोटीन होता है। एंटीजन शरीर में प्रवेश करके प्रतिरक्षा तंत्र को उत्तेजित करते हैं। इस तरह से कोई और 3 विशेषताएं लिखते हैं तब भी आपको नंबर मिलेगा। इसके बाद है प्रतिजैविक एंटीबॉडीज। ये एंटीबायोटिक जो हैं, इनके जो विशेषताएं हैं उनको देखते हैं। इसमें भी 3 विशेषताएं लिखना है। परपोषी की रोग कारक जीवों से लड़ने की क्षमता जो उसके प्रतिरक्षी तंत्र के कारण मिली है, प्रतिरक्षा कहलाती है। प्रतिजैविक एक ऐसा पदार्थ है जो जीवाणु को मारने व उनके विकास को रोकने का काम करता है। प्रतिजैविक का प्रयोग एक सूक्ष्म जीव द्वारा उत्पन्न किए गए ठोस या तरल पदार्थ के लिए किया जाता है, जो जीवाणु को मारने में सक्षम होते हैं। इसका उपयोग कवक, प्रोटोजोआ संक्रमण के इलाज के लिए होता है। इन्हें बैक्टीरिया स्टैटिक एजेंट भी कहा जाता है। इस तरह से कोई 3 विशेषताएं आप परीक्षा में लिखेंगे। फिर यहाँ अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल में 3 अंतर लिखिए। अथवा का प्रश्न है, उत्पादक उपभोक्ता अपघटक के बारे में लिखिए। तो चलिए, इसमें है खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ताओं का भक्षण अपघटनकर्ताओं द्वारा होता है। इस प्रकार पोषण स्तर के क्रमवार भोजन प्राप्त करने की श्रृंखला का निर्माण होता है। इसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। एक ही पारिस्थितिक तंत्र विभिन्न खाद्य श्रृंखला आपस में मिलकर के खाद्य जाल का निर्माण करती हैं। तो खाद्य श्रृंखलाएं जब मिलती हैं तभी खाद्य जाल का निर्माण होता है। इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, इसमें ऊर्जा का प्रवाह बहुदिशीय होता है। इसमें ऊर्जा का प्रवाह निम्न ट्रॉपिक स्तर से उच्च ट्रॉपिक स्तर की ओर होता है। इसमें ऊर्जा का प्रवाह खाद्य श्रृंखला के विपरीत होता है। यह अस्थायी होती है, यह स्थायी होती है। इस तरह से कोई 3 अंतर आप इसमें लिखिए जिससे 3 अंक मिलेंगे। ज़्यादा भी लिख सकते हैं पर 3 अंतर सही सही होने चाहिए। अब हमको उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक समझाना था, तो चलिए देखते हैं उत्पादक क्या है। पारिस्थितिकी तंत्र में वे सभी घटक जो स्वपोषी होते हैं उत्पादक कहलाते हैं। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में शाकीय एवं काष्ठीय पादप प्रमुख उत्पादक होते हैं। काष्ठीय यहाँ पर है। इसी प्रकार विभिन्न प्रजातियों जैसे पादप, कई और बड़े पादप जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के प्राथमिक उत्पादक हैं। उपभोक्ता की बात करते हैं। सभी जीव अपनी आहार आवश्यकताओं के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पादपों पर निर्भर करते हैं। इन्हें उपभोक्ता या परपोषित भी कहा जाता है। फिर है अपघटक। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता एवं तृतीय उपभोक्ता के नष्ट होने पर सूक्ष्मजीव इन्हें अपघटित करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसके अंतर्गत मुख्यतः कवक, बैक्टीरिया होते हैं। इन्हें परपोषित जीव भी कहा जाता है। इन्हें अपघटक कहते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है 17वां, डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल का नामांकित चित्र सहित समझाइए। अथवा का प्रश्न है, मेंडल के स्वतंत्र अपवर्तन का नियम लिखिए। तो चलिए यहाँ देखते हैं वाटसन और क्रिक मॉडल डीएनए का। सर्वप्रथम 1953 में वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडलित रचना का प्रतिपादन किया। यदि उनके मूल कथनों को उद्धृत किया जाए तो वह इस प्रकार हैं। डीएनए डीऑक्सीराइबोज शुगर के बने होते हैं। इसमें 2 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार, प्यूरिन और पिरामिडीन पाए जाते हैं। और इस तरह से आपको इसकी संरचना बनाना है। यहाँ बताना है 20 एंगस्ट्रॉन है, ये 3 डैश, ये 5 डैश है। इसको हेलिक्स कहते हैं। इसके अलावा इनमें जो है एडेनिन, ग्वानिन, क्षारी, ये जो है आप इसको कनेक्शन भी कर सकते हैं। इनकी डिस्टेंस जो होती है ये 3.4 एंगस्ट्रॉम, इनके बीच की जो लगातार डिस्टेंस होती है 2 स्टैंडों के बीच की, वो 34 एंगस्ट्रॉन होती है। यहाँ पर ये भी बताना है एडेनिन, थाइमिन से, ग्वानिन, साइटोसिन से। इस तरह से आपको जोड़ना है
और जोड़ने के बाद इस चित्र के बारे में हमको लिखना है। वाटसन क्रिक ने बताया कि डीएनए की संरचना घुमावदार सीढ़ी के समान दो धागों से बनी होती है। इसमें 3 डैश और 5 डैश से प्रदर्शित किया गया है। इन दोनों धागों के मध्य की दूरी 20 एंगस्ट्रॉम होती है तथा पहले घुमाव से दूसरे घुमाव की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम होती है। दो न्यूक्लियोटाइडों के मध्य की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। डीएनए में स्वतः दुगड़न करने की क्षमता पाई जाती है। इसमें नाइट्रोजन क्षारक के रूप में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन पाए जाते हैं। जैसे ए और टी, जी और सी, इस तरह से यहाँ पर एडेनिन दो बंधों द्वारा थायमिन से जुड़ता है हाइड्रोजन बंधों द्वारा, और ग्वानिन जो है तीन हाइड्रोजन बंधों से साइटोसिन से जुड़ता है। इस तरह से आपको यहाँ पर वर्णन करना है। अब यहाँ पर मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम हमको व्याख्या करना है। देखिए, मेंडल ने अपने मटर के प्रयोग में गोल पीले बीज और झुर्रीदार हरे बीज के बीच में क्रॉस कराया। जब किसी संकर में लक्षणों के दो जोड़े लिए जाते हैं तो किसी एक जोड़े के लक्षण विसंयोजन दूसरे जोड़े से स्वतंत्र हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर स्वतंत्र हो गया, ये आर यहाँ से हो गया और इसमें से वाई, इस तरह से ये लक्षण अलग हो गया, ये लक्षण अलग हो गया। तो जो पहली पीढ़ी में इनका जब संकरण हुआ तो ये आर आर वाई वाई ये बना, और ये स्वपरागण हुआ, और सभी जो हमको है पौधे गोल और पीले मिले। इसके बाद यहाँ पर एक आपको चेकर बोर्ड बनाना है। तो यहाँ जानते होंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल कैपिटल आर स्मॉल वाई, और ये इस तरह से हमको संयोजन बनाना है। इस तरह से ही देख लीजिए, आर का वाई के साथ, फिर आर का स्मॉल वाई के साथ, फिर स्मॉल आर का कैपिटल वाई, और ये इस तरह से चार लिखना है। इसी तरह से इस साइड भी लिखना है। लिखने के बाद इनमें जो भी आए इसका और इसका मिला करके लिखना है। तो यहाँ पर हमको ये गोल पीले जैसे जैसे बनेंगे, तो इस तरह से हमको चेकर बोर्ड तैयार करना है। तो यहाँ हम देखेंगे गोल पीले वाले 9 पौधे तैयार हो रहे हैं, गोल हरे वाले 3 हैं, और झुर्रीदार पीले वाले 3 हैं, झुर्रीदार हरे वाले 1 हैं। ये हम जीन को देख करके बताएंगे। यदि किसी में कैपिटल आर है तो गोल रहेगा, किसी में कैपिटल वाई है तो पीला रहेगा। इस तरह से हमको यहाँ बताना है। तो हमको जो एफटी पीढ़ी का अनुपात मिलता है फिनोटाइप का 9:3:3:1 मिलता है। अब यहाँ पर 18वां प्रश्न है, प्लाज्मिड डीएनए व गुणसूत्री डीएनए में अंतर लिखिए। अथवा वाला प्रश्न है, पीसीआर क्या है, इसका महत्व लिखिए। तो चलिए 18वां प्रश्न, प्लाज्मिड डीएनए और गुणसूत्री डीएनए में अंतर देखते हैं। इसका आकार छोटा होता है, इसमें जीन कम होते हैं। इसका आकार बड़ा होता है, इसमें जीन अधिक होते हैं। जीवाणु का जीवित रहने हेतु आवश्यक नहीं रह होता है। जीवाणु जीवन के लिए आवश्यक होता है। एंटीबायोटिक प्रतिरोधकता के जीन होते हैं। एंटीबायोटिक प्रतिरोधकता के जीन इसमें नहीं पाए जाते हैं। और इसमें कॉन्जुगेशन की क्रिया पाई जाती है, इसमें नहीं पाई जाती है। फिर है, प्रतिकृतिकरण कोशिका विभाजन के साथ अन्य समय पर भी हो सकता है, और इसमें प्रतिकृतिकरण कोशिका विभाजन के समय ही होता है। इस तरह से इसमें अंतर लिखना है। अब देखते हैं पीसीआर, ये तकनीकी कैसी है। वह क्रिया जिसके द्वारा वांछित डीएनए खंड की पर्याप्त मात्रा प्राप्त की जा सकती है पीसीआर कहलाती है। इस विधि द्वारा प्रयोगशाला परिस्थितियों में वांछित जीन की एक के लगभग प्रतियां लेते हैं। सिद्धांत क्या है, उच्च ताप पर डीएनए का विकृतीकरण हो जाता है। दोनों धागे अलग हो जाने पर डीएनए पॉलीमरेज इनकी प्रतिलिपि तैयार कर देता है। इस प्रक्रिया को उच्च ताप पर बार बार दोहराने से डीएनए की अनेक प्रतियां मिल जाती हैं। अब पीसीआर की आवश्यकता क्या है, क्या विधि होती है, चलिए इसको देखते हैं। इसकी आवश्यकता, वह डीएनए का खंड जिसका आवर्धन होना है उच्च ताप पर सहनशील डीएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड प्राइमर, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स तथा Mg++ आयन। पीसीआर की निम्न विधि देखिए है। सबसे पहले डीएनए का विकृतीकरण। तो 94 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर डीएनए के दोनों धागे अलग हो जाते हैं, तो इस क्रिया को हम विकृतीकरण कहते हैं। फिर दूसरी विधि होती है एनीलिंग। इस प्रक्रिया में दो प्राइमर डीएनए एकल एक रज्जुक के साथ संकलित हो जाते हैं। फिर है विस्तार। इस पद में टी ए की पॉलीमरेज प्राइमर
3OH का प्रयोग करके डीएनए के पूरक रज्जु का निर्माण होता है। प्राइमर एक दूसरे की ओर विस्तारित करते हैं। टीए की पॉलीमराइजेज थर्मो स्टेबल होने के कारण उच्च ताप पर भी सक्रिय रहा जाता है। इस तरह से 3 विधि द्वारा यहाँ पर पीसीआर की प्रक्रिया होती है। इसका महत्व देखिए, जीनोम के अध्ययन में डीएनए अनुक्रमण ज्ञात करने में, फॉरेंसिक विज्ञान डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में आवश्यक है। जीनोम में बहुरूपता के अध्ययन में पीसीआर की आवश्यकता होती है। अब इसका अगला प्रश्न देखिए, पारिस्थितिकी पिरामिड क्या है, कितने प्रकार का होता है, लिखिए। अथवा का प्रश्न है, पारिस्थितिकी अनुक्रमण क्या है, इसके विभिन्न चरण लिखिए। तो चलिए समझते हैं पारिस्थितिक पिरामिड। किसी पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोषी स्तरों की संख्या, जीव भार तथा संचित ऊर्जा का रेखी चित्रीय निरूपण पारिस्थितिकी पिरामिड कहलाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं: जीव संख्या पिरामिड, जीव भार पिरामिड और ये संचित ऊर्जा का पिरामिड। अब इन तीनों की व्याख्या करना है क्योंकि बड़ा प्रश्न है। जीव संख्या का पिरामिड क्या है? ऐसा पिरामिड जिसके द्वारा उत्पादक एवं उपभोक्ता की संख्या का बोध होता है, जीव संख्या पिरामिड कहलाता है। यदि उत्पादकों का आकार उपभोक्ता के आकार की तुलना में छोटा होता है तो पिरामिड सीधा बनता है। तो ये सीधा पिरामिड हो गया। और इसका क्या हो गया? उल्टा पिरामिड भी है। सीधा पिरामिड इसमें बनता है। अब देखते हैं जीव भार का पिरामिड। इसमें देखिए, ऐसा पिरामिड जिसके द्वारा किसी पारिस्थितिकी तंत्र के उत्पादक और उपभोक्ताओं के जीव भार का पता चलता है, जीव भार पिरामिड कहलाता है। और इस तरह से इसमें भी उल्टा सीधा आप इसका पिरामिड बना सकते हैं। फिर ये संचित ऊर्जा का पिरामिड, जो पिरामिड किसी पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न पोषण स्तरों के जीवों द्वारा संचित की गई ऊर्जा के परिणाम का बोध होता है, ऊर्जा का पिरामिड कहलाता है। जैसे यहाँ पर ये ऊर्जा को बताया गया है, 10% इसमें कम करते जाएंगे, एक एक शून्य कम करते जाएंगे तो एनर्जी लेवल कहला गया। ये जलीय जंतुओं के बीच का ये दिखाया गया है ऊर्जा का पिरामिड। अब देखिए अगला, इसमें था पारिस्थितिक अनुक्रमण क्या है, इसको समझते हैं। समय की निश्चित अवधि में किसी स्थान विशेष पर विभिन्न समुदायों के नियमित अनुक्रमण की पारिस्थितिक अनुक्रमण कहते हैं। पारिस्थितिक समुदाय में निरंतर परिवर्तन तब तक होते रहते हैं जब तक कि स्थायी चरम अवस्था प्राप्त नहीं हो जाती है। सर्वप्रथम स्थापित समुदाय नवीन समुदाय, उसके बाद अंतिम चरम समुदाय बनता है। तो ये पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहलाता है। इसके चरण होते हैं नगनीकरण, फिर है आक्रमण, फिर है स्पर्धा और फिर होती है प्रतिक्रिया। इसका हमको डिटेल समझना है, इसको भी देखते हैं। चरम अवस्था, अंतः अनुक्रमण एक प्रक्रिया है जो वहाँ से शुरू होती है जहाँ कोई सजीव नहीं होता है, अथवा किसी एक क्षेत्र जहाँ कोई जीव सजीव नहीं रहता हो, उदाहरण के लिए नग्न पत्थर में इकट्ठा होता है। जीवों के नष्ट होने के कारण जब कोई दूसरे को द्वितीयक अनुक्रमण के रूप में जाना जाता है। इस अंतर्गत पूरी तरह से छोड़ी गई कृषि योग्य भूमि, जले कटे वन, बाढ़ आदि से प्रभावित जमीन आती है। इसके बाद यहाँ पर देखिए पादपों का अनुक्रमण। आवास की प्रकृति के आधार पर, चाहे वह पानी हो या बहुत शुष्क क्षेत्र हो, पौधे इस अनुक्रमण को क्रमशः जलरंभी अथवा शुष्कतारंभी कहते हैं। जलारंभी अनुक्रमण जल क्षेत्र में होता है। तो इस तरह से ये पूरा पेपर था, इसको एक बार सॉल्व करके देखिएगा। इनके बड़े प्रश्नों के हल करके देखना है, लिख के देखना है, तो आपके एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी होगी।